हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में पाठ 2 दादी माँ उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। यानी किशन भैया की शादी की बात यहाँ पर बताई गई है कि दादी माँ का उत्साह और आनंद का क्या कहना। वो दिन भर गायब रहती थी और सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती तो बहुत बुलाने पर दादी माँ वहाँ पर आती और उनसे कहती कि बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा और एक काम भी वो अपने हाथ से न करे तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बनती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। यानी कि एक दिन की बात है जब लेखक घर लौटे हैं तो देखते हैं कि दादी माँ बाहर किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्से हो रही थी। उन्होंने देखा तो पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। 100 न होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यानी कि धन्नो चाची जो है वो दादी माँ से कुछ रुपए ले गई थी, तो दादी माँ उनसे वो रुपए देने के लिए कहती है। दूंगी मालकिन रामे की चाची रोती हुई दोनों हाथ से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारे का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामे की चाची मिली। वह दादी को पूतो फोलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विवल होकर कहा, पूरी हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। अब धन्नो चाची बोलती है कि दे दूंगी मालकिन। रामे की चाची रोती हुई बोली। तो लेखक ने इस प्रसंग को हटाने की उससे कहा कि बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो दादी माँ लेखक को कहते हैं कि चल चल, तू मुझे समझाने चला है। तो लेखक चुपके से आंगन की ओर चल दिए। इस बात को कई दिन बीत गए और लेखक भी इस प्रसंग को भूल चुके थे। तो एक बार रास्ते में उन्हें रामे की चाची मिली और वो दादी माँ को आशीर्वाद दे रही थी। तो लेखक ने पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि भगवान भला करे हमारी मालकिन का, वो कल ही आई थी और पीछे का सारा रुपया उन्होंने छोड़ दिया और ऊपर से 10 का नोट वो देकर गई। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वो भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। अब किशन के विवाह के दिनों की यहाँ पर बात है और विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं और अभिनय करती है। अब लेखक बीमार होने के कारण बारात में न जा सके और लेखक के जो ममेरे भाई राघव थे वो भी सो रहे थे और वो भी बारात जाने के बाद पहुँचे थे। तो औरतों ने उस पर आपत्ति की। तो दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, मगर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ।
हाथ पाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तु तो किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियाँ का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि दादा की मृत्यु के बाद से ही दादी माँ बहुत ही उदास रहने लगी थी। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, यानी कि दादा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। तो दादा की मृत्यु के बाद कुकरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डामाडोल कर दिया। क्योंकि दादा के श्राद्ध में दादी माँ ने मना किया, फिर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय कर दी और दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। तो लेखक ने उनसे पूछा कि एक बात पूछूं दादी माँ। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। अब सुबह जब लेखक ने देखा कि चारपाई पर पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे, तो उन्होंने बोला कि रुपया कोई देता नहीं और कितने के तो पिछले बाकी हैं। तो दादी माँ ने कहा कि रोता क्यों है। दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली और कहने लगे कि तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंखें पोंछकर कहा कि पुराने लोग आगे पीछे का सब कुछ सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों से कतारें घुमिल हो रही है। आँख पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। सचमुच मुझे दादी माँ साब्रस्त देवी सी लगी। अब उनकी जो धुंधली छाया थी वो विलीन होती गई, यानी गायब होती गई। लेखक ने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ गया था और पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर
एक कौवा अपनी घिनौनी पाँख फैलाकर मेरी खिड़की पर यानी लेखक की खिड़की पर बैठ गया। हाथ में लेखक के हाथ में अभी भी किशन भैया का पत्र था और जिसमें लिखा हुआ था कि दादी माँ अब नहीं रही। लेखक का हाथ अभी भी कांप रहा था। काली चींटियों से कतारें घुमिल हो रही है। आंखों पर लेखक को विश्वास नहीं होता है, लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था। उनका मन बार बार यही पूछ बैठा था कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। तो बच्चों ये था पाठ 2 दादी माँ, जो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।